मैं भूमिका गौड़, प्रिंस सिविल सर्विस के विद्यार्थी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं आईएएस राकेश कुमार खैलिया सर। चलिए शुरू करते हैं उनके साथ एक टॉक शो जिनमें प्रश्नों की सूची में शुरुआत करेगी वाजिफा। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ वाजिफा। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन दैट आप अभी आईएएस की पोस्ट पर हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है कि जिससे अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो प्राइवेट सेक्टर को डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो उसको डिस्प्लेस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता? बेसिकली गवर्नमेंट धीरे धीरे, अगर आप देखो 1991 के बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट मोर और लेस सारे सेक्टर में गवर्नमेंट थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट उन सेक्टर से बाहर निकलना शुरू कर दी। 1991 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी थी, उसके बाद तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हर सेक्टर से निकल गई है। बहुत ही लिमिटेड सेक्टर है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से इंपॉर्टेंट है, इसी जो उस सेक्टर्स में गवर्नमेंट पीएसयूज के थ्रू प्रेजेंट है। इनफैक्ट उन सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम कर रही है। आप देखो पब्लिक प्राइवेट मैनेजमेंट, ट्रिपल पी मॉडल आप पढ़ते हो अपने एग्जाम वगैरह में। तो ट्रिपल पी मॉडल क्या है? बेसिकली प्राइवेट को इनकॉर्पोरेट करके और उनको साथ में लेके, उनका इन्वेस्टमेंट साथ में लेके डेवलपमेंट के लिए यूज में लेना। इनफैक्ट जो सेक्टर में गवर्नमेंट पहले अभी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उनमें भी अब प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे डोमिनेट करने लग रहा है। जैसे डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस की स्टार्टअप्स यूजुअली अब प्राइवेट सेक्टर में ग्रो करना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को डिस्प्लेस कर रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इस्टेब्लिश कर रहा है, हैंड होल्ड कर रहा है, ताकि वो लीड करे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नीरू यादव है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इनसे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। एज इन मेरे को इतने टाइम में ये सिलेबस कवर करना है, एंड देन आप एक खुद का शेड्यूल बनाते हो, फिर धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करना शुरू करते हो। लेट्स सपोज मैंने एक शेड्यूल बनाया कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करना चाहता हूँ। 8 घंटे मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके देखा उसमें इफेक्टिवली कितनी पढ़ाई हुई, 4 घंटे 5 घंटे कितनी इफेक्टिवली पढ़ाई हुई। देन मैंने खुद एनालाइज किया, शाम को बैठ के उसी को एनालाइज कर दिया कि आज मैंने 5 घंटे 7 घंटे जितने भी XYZ टाइम पढ़ाई की, तो कितने टाइम मैंने कहाँ टाइम बर्बाद किया। देन धीरे धीरे जहाँ टाइम बर्बाद होता है उसको कम करते जाओ और जिस पार्ट पे तुम्हें फोकस कराना है उसको बढ़ाते जाओ। बट एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कौन से सब्जेक्ट को कौन सा टाइम देना है, कितना टाइम देना है, कैसे देना है, वो यूजुअली डिपेंड करता है आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अब ऑब्वियसली ऑप्शनल सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मेरे लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो उसको ज़्यादा टाइम देना था कंपेरेटिव टू कि बाकी सब्जेक्ट के। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा वीक हो, ऑब्वियसली उसको टाइम देने की ज़्यादा कोशिश करोगे। जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो उसको थोड़ा कम टाइम देने की कोशिश करोगे। तो वो अकॉर्डिंग टाइम वेरी हो जाता है। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ पलक। और सर जैसा कि आप जानते हैं, लोग कहते हैं रील और रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो जब आप एक एस्पिरेंट थे, जब आप एक आईएएस ऑफिसर नहीं बने थे, तो आपको कैसा आपने इमेजिन किया था कि एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होगी और रियलिटी में अब कैसी है? ऑब्वियसली रील और रियलिटी डिफरेंस तो होता है। जो हम सोचते हैं एज एन एस्पिरेंट, सोचते हैं आईएएस ऑफिसर ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती भी हैं। बट तकरीबन जो जिस ड्रीम के साथ मैं आया था कि एटलीस्ट कुछ ऐसा करना है जिससे सोसाइटी में इम्पेक्ट हो, तो वो मिल जाता है आपको। हर एक काम आपका है ना, उसमें डायरेक्ट आप एक इंडिविजुअल की लाइफ को इम्पैक्ट करते हो, डायरेक्ट आप पब्लिक की लाइफ को इम्पैक्ट करते हो। तो वो ड्रीम और रियलिटी में मोर और लेस सेम है। बट वही मेरे को ये नहीं पता था कि इतना कम, मतलब टाइम, मैंने जो बोल रहे थे कि टाइम फैमिली के लिए वो टाइम देना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो मेरे को नहीं पता था कि पहले इतना कम टाइम हो जाता है, तो उतना टाइम नहीं निकाल पाते फैमिली के लिए। बट हाँ, रियलिटी में रील में आपको लगता है कि आईएएस की ये बंगला, ये गाड़ी, ये नौकर, ये चाकर, बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। रियलिटी उससे थोड़ी सी, मतलब इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी रील में आपको दिखाते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम राघवेंद्र। सर, मैं जानना चाहता हूं कि यूपीएससी जर्नी में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होता है कि आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। और वंस आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट करती है। आपको इम्पैक्ट करती है तो डेफिनेटली आपकी हर एक चीज़ को इम्पैक्ट करेगी, आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन जनरल डायरेक्टली आप यूपीएससी के लिए डेफ फॉर्म होता है, तो डेफ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ फिल की जाती है। तो उसमें अगर आपकी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी उसमें, तो वो आप फिल करोगे तो ऑब्वियसली अपनी हॉबीज़ की तरह दिखाओगे, और वो इम्पैक्ट इंटरव्यू पैनल में इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आपकी को करिकुलर एक्टिविटी जैसी और कितना इंटरेस्ट आपने उसमें लिया है।
तो वहाँ फिल करने के लिए भी ऑप्शन होगा और वो आगे परस्यू भी कर पाते हो। और इन जनरल को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लोग क्या करते हैं, अपनी हॉबी को परस्यू करते हो, और हॉबी को परस्यू करना बेसिकली खुद को एक अच्छा फील कराना ही होता है ना, खुद के लिए ही काम करना होता है ना। तो करिकुलर एक्टिविटी रेदर देन यूपीएससी ओरिएंटेड आपको खुद के लिए करनी चाहिए, ताकि आप अपनी हॉबी को परस्यू कर पाओ। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो प्रीलिम्स का अपना एग्ज़ाम होता है उसमें सर मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। सर मॉडर्न हिस्ट्री में सर फैक्ट और फिगर बहुत ज़्यादा है, तो सर उनके रिवीजन का पैटर्न कैसे रहेगा और आपका क्या था सर पैटर्न? बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में मोर और लेस मतलब सारी चीज़ें दी, मतलब ऐसा होता है कि कोई ईयर गैप नहीं होता है, तो सारी चीज़ टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग दी होती है। इस टाइम ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप ये हुआ। तो अगर आप उसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा रियलिटी में लेके देखोगे, कि आप उस टाइम में, उस टाइम जोन में जाके देखोगे, कि सोचो अपने माइंड में सोच लो कि उस टाइम में ऐसा ऐसा सीन था, तो उसके बाद ये इंडिविजुअल ऐसा था, ये इंडिविजुअल ऐसा था, इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया था, तो हमारा रिस्पॉन्स ये था। तो आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके सोचोगे, उस टाइम जोन में जाके सोचोगे कि इन्होंने इसके रिस्पॉन्स में ये किया, इस ईयर में किया, इसका रिजल्ट ये रहा। तो चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे ना, तो वो एक तरह से कॉन्सेप्ट की तरह लगेगी। अगर आप उसको इंडिविजुअल एज ए चीज़ देखोगे ना, कि 1920 का एक इवेंट, 1925 का इवेंट, बट उस तब आपको याद भी नहीं होगा। लेकिन 1920 का इवेंट किस तरह 1925 के इवेंट से लिंक था, 1942 के इवेंट से लिंक था, तब आपको पता चलेगा कि हर चीज़ जो होती है ना हिस्ट्री की, वो एक चैन से लिंक्ड है। मतलब इस इवेंट का डायरेक्ट असर हुआ, इसकी वजह से दूसरा इवेंट हुआ, इस इवेंट की वजह से ये इवेंट हुआ, ये इंडिविजुअल का कैरेक्टर ऐसा था, इंडिविजुअल ऐसा टाइप का था, तो ये किसी भी XYZ रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, तो उस आंदोलन का कैरेक्टर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें लिंक करनी होती है। अगर एक बार चीज़ें लिंक हो जाएंगी, देन आपको ईयर भी याद हो जाएंगे, ध्यान भी रहेगा, हर चीज़ याद भी हो जाएगी। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार डोडी है। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि सर अंग्रेजी मध्य और हिंदी मध्य में, अंग्रेजी मध्य में ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं बजाय हिंदी में दिए उनके, तो सर इसमें आपकी क्या राय है? यूजुअली जब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम हम कंपेयर करें, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने अपीयर होते हैं इंग्लिश मीडियम में, रेशियो देखो तो इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं। तो अगर जहाँ ज़्यादा अपीयर होंगे तो डेफिनेट सी बात है, सिलेक्शन की नंबर ऑफ सिलेक्शन उसके ज़्यादा होंगे। ऑल दो परसेंटेज सिलेक्शन दोनों में हो सकता है बराबर हो, बट इंग्लिश में ज़्यादा अपीयर होते हैं। एज सच यूपीएससी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। यूपीएससी के लिए तो दोनों स्टूडेंट हैं, तो दोनों में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता। हाँ, इंग्लिश मीडियम में पहले सोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, क्योंकि लोग ज़्यादा अपीयर होते थे, तो कोचिंग्स भी अच्छी ज़्यादा थी, मतलब बुक्स भी वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे। बट आजकल हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होने लगे, तो मटेरियल सारा का सारा हिंदी में मिल जाता है। तो एज सच यूपीएससी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ सरस्वती। सर मेरा क्वेश्चन आपसे यह था कि बेसिकली जो हमें टीचर्स क्वेश्चन देते हैं आंसर राइटिंग के लिए, वो हम अच्छे से कर पाते हैं, बट उसमें ऐसे वर्ड्स नहीं होते जो टॉपर्स की कॉपी में होते, तो हम अपने वर्ड्स को कैसे इम्प्रूव करें? बेसिकली क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाते हो ना, जब किसी टॉपिक के नोट्स बुक्स पढ़ते हो, उसी के बेसिस पे आप नोट्स बनाते हो। तो बुक्स पढ़ते हो तब उस टॉपिक स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स होते हैं, जो उस टॉपिक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स आप नोट्स के साथ ही लिख लिया करो। बार बार उन्हीं नोट्स को रिवाइज करोगे तो वो कीवर्ड्स भी याद होने लग जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कीवर्ड्स जहाँ पे भी आपको पकड़ में आए तो वहाँ उठा के आप डाल लो अपने नोट्स में। बजट आएगा, जैसे अभी रिसेंटली बजट आएगा या इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आपने कुछ ऐसा अच्छा टर्म देखा तो उठा के अपने नोट्स में डाल दिया। नमस्कार सर, मेरा नाम शीतल है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमें कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो यूपीएससी से कनेक्ट करते हैं? बेसिकली आप जब सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस से जो लिंक होता हुआ, जो भी XYZ सिलेबस से लिंक होता हुआ टॉपिक है, वो यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा ईयर मार्क नहीं है कि ये न्यूज़पेपर में ये 10 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, 12 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वही इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी के सिलेबस से XYZ तरीके से लिंक हो रहा है, किसी भी तरीके से लिंक हो रहा है। तो अगर आप देखो कि अगर ये न्यूज़ किसी में सिलेबस के किसी पॉइंट से लिंक कर पा रही हूँ, सिलेबस के किसी टॉपिक से लिंक हो पा रहा है, देन वो इम्पोर्टेंट हो गया। बट हाँ, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई बहुत सारी, जो मतलब होते हैं, या फिर बॉलीवुड न्यूज़ हो गई, ऐसी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जो टॉपिक से रिलेटेड है यूपीएससी के, या फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने देख लिया कि नियर बाई इसके आसपास है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। Good afternoon sir, myself Sanjana Sharma and my question to you is that how we can improve our answer writing skills? पहले आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपके नोट्स अप टू द मार्क होने चाहिए। जैसे उन्होंने पूछा कि कीवर्ड्स हम कैसे आंसर में डालें, तो कीवर्ड्स आपके नोट्स में होने चाहिए। फैक्ट, डेटा, जजमेंट, कमिटी, रिपोर्ट, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। जब ये आप होलिस्टिक चीज़ें सारी आपकी नोट्स में हो जाएंगी, देन आपका किसी एक टॉपिक का नोट्स
होलिस्टिक हो गया। उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू करें। आंसर राइटिंग जब करें तो एक आंसर का लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में किस तरह स्ट्रक्चर को आप फिट करते हो, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है, एक बार स्ट्रक्चर में ढालना आपने सीख लिया, जो नोट्स है उसके कंटेंट को आप आंसर में रिफ्लेक्ट कराना सीख लिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। फिर देन आप मल्टीपल टाइम पेपर देके प्रैक्टिस करोगे, देन वो सारा कंटेंट जो आपने लिखा था अच्छा वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा, वो एक अच्छा आंसर आप बन जाएगा। बीच में डायग्राम कहाँ इनकॉर्पोरेट करने हैं, वो सारी चीज़ें आप फिर सीख जाओगे। गुड आफ्टरनून सर। सर माय नेम इज़ इशिका चौधरी और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन की, आपने 4 साल आईआईटी में पढ़ा, आईआईटी कानपुर जो कि इंडिया और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके बावजूद आपने यूपीएससी का कैसे सोचा? उसके बाद मैंने आईआईटी 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैंने 1 साल यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया था प्राइवेट सेक्टर में, बट कॉर्पोरेट सेक्टर मेरे को थोड़ा सूट नहीं किया। मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा काम करना था जिसकी वजह काम की वजह से मेरे को इम्पैक्ट दिखे थोड़ा, तो उसमें यूपीएससी का सबसे बेस्ट था। मतलब आईएएस से बेटर क्या हो सकता है जिसमें अपने काम के थ्रू आप सोसाइटी में इम्पैक्टफुल काम कर सकते हो, अपना इवन हर एक वर्क आपका इंडिविजुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर सके। तो बेटर है मतलब जब टारगेट ही करो तो बेस्ट को टारगेट करो। Namaskar, sir. Myself Anjali Sharma, and I am a student of BA first year. My question to you is that your UPSC journey was of 2 years. Then, how did you divide the subjects according to the months? And were you also preparing for the mains examination along with the prelims? And how much of the mains syllabus did you cover before the prelims examination? सो बेसिकली यूपीएससी में सबसे पहले जो आई थिंक मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी वो होती है कि सबसे पहले हम टारगेट करने, जब यूपीएससी स्टार्ट करते हैं ना तैयारी, तो सबसे पहले टारगेट शुरू करते हैं मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेंस ऐसा है कि जो मतलब सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे के सारे टॉपिक पहले हमें मेंस के हिसाब से कवर करने होते हैं। तो मेंस के हिसाब से कवर करते हैं, साथ में नोट्स बनाते हैं। तो यूजुअली अगर अभी आप जून जुलाई में स्टार्ट करते हैं तो टारगेट यूजुअली ये होता है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बार कवर हो जाए, मेजर 70% मेंस का पोर्शन कवर हो जाए, देन आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाते हो, देन प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, देन आप फिर मेंस के पोर्शन पे जंप करते हो। तो इस तरह यूजुअली डिवाइड होता है, बट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को जैसे हिस्ट्री बहुत वीक मतलब मेरा हिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत वीक था तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देता था। वो किसी और इंडिविजुअल के लिए हो सकता है कि कोई और सब्जेक्ट, किसी के लिए इकोनॉमिक्स वीक हो तो वो इकोनॉमिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता होगा। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड है, बट टारगेट ये करना चाहिए कि आपका 70 to 75% इनिशियली जो मेंस वाला पोर्शन है वो कवर हो जाए बाय द एंड ऑफ दिसंबर, और आपका ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाए, नोट्स वगैरह सब रेडी हो जाए। कंप्लीट होने का सेंस है मतलब एक बार। गुड आफ्टरनून सर, दिस साइड चेरी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आईएएस बनने से पहले और आईएएस बनने के बाद आपकी पर्सनालिटीज़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? अब बनने से पहले और बाद में चेंजेस, एक तो मैं भी कॉन्फिडेंट हो गया हूँ थोड़ा मतलब एक सक्सेस आपको मिल जाती है तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट होते हो। मतलब मैं भी माइक लेके बोलता था, हिचकिचाता था, तो आजकल हिचकिचाना बंद कर दिया हूँ, एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस आ गया है। दूसरा मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, वो मिल गई है और आप उस पाथ पे चल पड़े हो, और जिसमें आप थोड़ा काम करते हो वो पब्लिक डीलिंग वाला है, तो मैं थोड़ा काम और कंपोज्ड हो गया हूँ। मतलब पेशेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। आपने जैसे बताया कि आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स में अधिकतर पोर्शन अपना करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे करी? इकोनॉमिक्स में अधिकतर पोर्शन करंट से होता है। अगर आप डील करते हो ओनली जीएस स्पेसिफिक बात करते हो तो करंट से ज़्यादा होता है, बट आप ऑप्शनल की बात करो तो फर्स्ट पेपर कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड होता है, सेकंड पेपर करंट डीलिंग होता है, बट करंट वाला पोर्शन थोड़ा लिमिटेड ही होता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है देन करंट वाला पोर्शन डील करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो करंट डील करने के लिए यूजुअली होता है कि आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर, ये 3 मेजर सोर्स होते हैं जो करंट वाला इकोनॉमिक्स कवर कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके पहले से ही पढ़े होते हैं इकोनॉमिक्स में, देन उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप करंट वाला पोर्शन कवर करते हो इन तीनों, बजट, इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज योर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर के थ्रू। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गोविंद सिंह सांकला है। यूपीएससी में कितने घंटे पढ़ने चाहिए? ऐसे गोविंद कोई फिक्स टाइम नहीं है, तुम 2 घंटे भी पढ़ के हो सकता है निकाल दो, तो हो सकता है कि 10 घंटे पढ़ने के बाद हो सकता है कि ना निकले। मेन चीज़ होता है कि आपने जो सिलेबस आपको कवर करना था वो आपने कवर किया कि नहीं, आपने कितना क्वालिटी टाइम, उतना क्वालिटी टाइम जितना देने की जरूरत थी वो दिया कि नहीं। ऐसे क्वालिटी टाइम भी फिक्स नहीं होता, जितने टाइम में आपका सिलेबस पोर्शन कवर हो जाए
वो मोर देन एनफ होता है, बट ऑन एन एवरेज 8-9 घंटे आई थिंक पढ़ना पड़ ही जाता है उतने, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे भी तो 7-8 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं जब 7-8 घंटे की बात करता हूँ तो वो क्वालिटी टाइम की बात करता हूँ, नॉट रेदर देन कि आप बैठे हो फिर बीच में मोबाइल ले लिए, वैसा टाइप का नहीं। क्वालिटी टाइम मीन्स क्वालिटी टाइम जब आप बुक के साथ लेके बैठे हो और आप बुक के बारे में वो आपका थॉट प्रोसेस उस सिलेबस से, उस कंटेंट से रिलेटेड, नोट कि आप कहीं और दुनिया में हो। नमस्कार सर, मेरा नाम नेहा पूनिया है और मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपके रिश्तेदार या आपके कोई फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट करते थे तब आप उस डिमोटिवेशन से कैसे मूव ऑन करते थे? सबसे पहले बात तो उनके बोलने से फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब क्या आप में कोई चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इग्नोर मारो उनको। मतलब या तो मिलो ही मत ना उनसे, जो आपको नेगेटिव बात ही करे उनसे क्यों मिलना। हाँ, कई बार क्या होता है कि वो हो सकता है कि आपको उनकी बात नेगेटिव लगे लेकिन वो आपको हार्शल रियलिटी को भी फेस करवा रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि उनकी बात में कुछ पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जो आपको आपकी जो टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प कर रहा है, तो उनकी सुनो, अदरवाइज सुनो ही मत। ऐसे एटलीस्ट सराउंडिंग अपना ऐसा क्रिएट रखो जो आपके फायदे, मतलब जो नेगेटिव भी बोले तो आपके फ़ायदे के हिसाब से बोले, या आपको सराउंडिंग ऐसा रखना चाहिए वो पॉजिटिव माहौल क्रिएट करके रखे। तब भी आपके लो फेजेस वाला टाइम आए ना आपका, जब आपको फेलियर देखना पड़े, तब आपको एटलीस्ट अपलिफ्ट करने का काम करे वो। नमस्कार सर, मेरा नाम विष्णु तंवर है। मेरा सर आपसे ये प्रश्न रहेगा कि जैसे कि यूपीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सर हमें ना जी किन विषयों को प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी चाहिए थी कि हमारे सिलेक्शन की दर और बढ़ जाए? मतलब वो भी डिपेंड करता है कि आप के जैसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी, इकोनॉमी है, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो वहीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, वो भी पेपर वाइज डिफर हो जाते हैं। तो पेपर 1 में हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, सोशल इशू इंपॉर्टेंट बन जाता है। पेपर 2 में IR, पॉलिटी, IR और सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर 3 में इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेपर 4 तो प्योरली एथिक्स ही है, पेपर 3 में और ये भी इंपॉर्टेंट हो, साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन वाला साइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आप PYQ देख के ही समझ जाओगे PYQ का किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है PYQ और किस टाइप के PYQ आ रहे हैं। अब पोर्शन में भी होता है, स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है, करंट पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है। जैसे इन्वायरमेंट की बात करें तो करंट पोर्शन ज़्यादा आता है, तो इन्वायरमेंट में करंट पे फोकस करना है। तो आप एक बार PYQ और सिलेबस देखोगे तो तब आपको इजीली आप एनालाइज कर पाओगे। पिछले 5-7 साल के पेपर आप देख लोगे ना, तो उससे क्लियरली आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा नहीं। अगर आपको क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, तो आपको हर सब्जेक्ट को कवर तो करना ही है, बट टाइम किसको ज़्यादा देना है वो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट कवर आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिव विद यू ऑल। थैंक यू।